हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 18/12/2011 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो पूरा डिस्कशन सहित यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का सेट है वो सारा सेट आपको देखने को मिलेगा। ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल और 10th लेवल सभी सेट यहाँ पर फुल डिस्कशन में लगातार वीडियो आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से बने रहेंगे तो आपका टोटल सेट यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। इसके पहले हम अभी एडुटेरिया कंप्लीट किए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्रतिदिन लाइव सेशन में आप सभी को जुड़ना होता है सुबह 11 बजे। तो बिहार एसएससी का मैथ्स और रीजनिंग सुबह 11 बजे डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। देखिए, यहाँ पर पहला सवाल लिखा गया है। सवाल है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर इसका होगा खड़गवासला में। ठीक है, खड़गवासला में स्थित है। पूरा इसका एक एक पॉइंट्स फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल याद करते चलेंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स से बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में किया गया था। यह हाइड्रोलिक्स अनुसंधान क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी संगठन है। याद रखेंगे, खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी अवस्थित है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं इसे आप लोग जरूर याद रखिए। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्र में 1902 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। देश का सबसे पुराने जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 1897 में दार्जिलिंग में हुई थी। दामोदर घाटी निगम भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में स्थापित की गई। तो एक क्वेश्चन के कई एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो इस वीडियो को और भी खास बनाता है। चलिए, दूसरा सवाल है। लिखा, 1857 की क्रांति में निम्न में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो आंसर इसका होता तात्या टोपे। आंसर क्या होगा? तात्या टोपे होगा। ठीक है, याद रखेंगे, तात्या टोपे को उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 1857 का विद्रोह और प्रमुख केंद्र और नेतृत्व करता। इससे तो एक क्वेश्चन बिल्कुल छपता है एग्जाम में। याद रखेंगे, दिल्ली से नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर और बख्त खान। सैन्य नेतृत्व करता था बख्त खान। ब्रिटिश दमनकर्ता में जॉन निकोलसन एवं हडसन था। दूसरा याद रखेंगे, लखनऊ। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्वकर्ता के रूप में, जबकि ब्रिटिश दमनकर्ता में हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल था। कानपुर से याद रखेंगे नाना साहब और तात्या टोपे, और ब्रिटिश में कैंपबेल। जबकि जगदीशपुर बिहार से बीरकुंवर सिंह, अमर सिंह, और ब्रिटिश में विलियम टेलर और विसेंट आयर। वहीं इलाहाबाद से अगर पूछा जाए नेतृत्वकर्ता, तो लियाकत अली खान, और ब्रिटिश दमनकर्ता में जनरल नील था। ठीक है, इसके बाद बरेली से पूछा जाएगा तो याद रखेंगे बहादुर खान, वहीं कैंपबेल इसके ब्रिटिश दमनकर्ता। गढ़मंडला या जबलपुर से फ्रेंड्स शंकर शाह, रघुनाथ शाह थे। कमांड क्लार्क इसके ब्रिटिश दमनकर्ता। फैजाबाद से याद रखेंगे मौलवी अहमदुल्ला, और कैंपबेल यहाँ पर ब्रिटिश में होंगे। झांसी ग्वालियर के से याद रखेंगे नेतृत्वकर्ता के रूप में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। वहीं आपका जनरल हीरो जो था वो ब्रिटिश दमनकर्ता था। नोट यहाँ पर दिया है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में
ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति इस अधिवेशन का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिए। तो प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद रखेंगे। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, बम्बई में किया गया था। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा हुआ था। विशेषता इसमें है 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में होता है। अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। विशेषता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा इसका याद रखेंगे 1888 में इलाहाबाद। जॉर्ज यूल इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद फ्रेंड्स जितना भी इसमें आपका अधिवेशन है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ज़रूर रिवीजन कर लीजिए, इतना से एग्जाम में बिल्कुल छपता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वह कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो दर्शन से जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, ताकि भारत में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण गांधीवादी अनुच्छेद में आपका आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 8, वहीं समाजवादी अनुच्छेद में 38, 39, 39 का 41, ये सभी आर्टिकल आपके दिए गए हैं। उदारवादी अनुच्छेद में ये सारा अनुच्छेद दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। जैसे 39 के ग में धन के समान वितरण का वर्णन किया गया है। 39 घ में है स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत की स्थापना। आर्टिकल 43 में है कर्मचारी की निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास। 43 क में है उद्योग के प्रबंधन एवं श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 44 जरूर याद रखिए, इसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रावधान किया गया है। वहीं आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। और आर्टिकल 47 में है लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिकता मानना तथा मादक पेय एवं हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिबंध का प्रयास। आर्टिकल 48 में है कि कृषि तथा पशुपालन संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल का संरक्षण और सुधार करना एवं उसके वध का प्रतिषेध करना। ठीक है। आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। और आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आइए अब देखिए यहाँ पर आपका आगे दिया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में निम्नलिखित तत्व को जोड़ा गया है। जैसे आपका 39 का है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 39 चा में है शोषण से बच्चों की सुरक्षा। 43 का में है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। और 48 का में है पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों का सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हड़प्पा सभ्यता का संबंध निम्न में से किससे है? तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध होता है कांस्य युग से। चलिए जानते हैं इसके बारे में। रेडियो कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 बीसी है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दिया।
हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। भारतीय पाषाण काल संस्कृतियों को विद्वान ने 3 कालों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या होता था? तो पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैल से प्राप्त हुए हैं। मध्यकाल के बारे में याद रखेंगे। इस काल में उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल के प्रमुख केंद्र बेतवा नदी घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी इत्यादि हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। जबकि नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मुख्य केंद्र की बात करेंगे तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेणुकुंडा आंध्र प्रदेश और सोन घाटी मध्य प्रदेश इत्यादि स्थित हैं। नवपाषाण कालीन स्थल वुर्ज होम एवं गुफकराल से अनेक गर्तावास, मृतभांड एवं हड्डी के औजार मिले हैं। चिरांद में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। कोल्डिहवा प्रयागराज से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत तथा चाइना के बीच की सीमा रेखा कहलाता है मैकमोहन रेखा। ठीक है, याद रखना है कि यह सीमा रेखा 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत किया गया था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखा के बारे में याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, 1947 में निर्धारित हुआ। डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है और ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। अब यहाँ पर कुछ परिपयोगी महत्वपूर्ण संगठन और मुख्यालय दिए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1945 में हुआ। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला में है, 1916 में स्थापना होती है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की स्थापना फरीदाबाद 1970 में स्थापना हुई। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना 1972। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं सवाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में लिखा है नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो इसका सही तिथि क्रम ऑप्शन नंबर ए में करना होगा। ठीक है, याद रखेंगे LLV-3 लॉन्च हुआ 18 जुलाई 1980 को। बांग्लादेश बना है 16 दिसंबर 1971 को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है 16 मई 1975 को। पोखरण 1 की परीक्षण 18 मई 1974 को होती है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इसे 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। याद रखेंगे SLV-3 परियोजना की सफल परिणति ने उन्नत प्रक्षेपण यान परियोजनाओं जैसे संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भू समकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान का रास्ता दिखाया है। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। यह भूमिगत परमाणु परीक्षण था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर HN सेठना और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक DR रमन्ना के देखरेख में यह सफल परीक्षण हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स याद रखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में, जबकि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुआ था।
शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने 1970 के पाकिस्तान आम चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया। पाकिस्तान सरकार ने इन परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। इस निर्णय से पाकिस्तान में दंगे भड़क उठे। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और पूर्वी पाकिस्तान का नया बांग्लादेश नाम रखा गया। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान की सहायता से युद्ध जीतकर स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1975 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल शासन था। 1947 के स्वतंत्र होने पर भारत के बाद सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में एक जनमत के दौरान जनता ने चोग्याल के शासन को समाप्त के लिए बहुमत दिया, जिसके फलस्वरूप 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इनमें आपका कोलंबिया है, केनिया और इंडोनेशिया है। याद रखेंगे भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा से कुल 13 देश होकर गुजरती है, जो कि ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोमे प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केनिया, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती है। वहीं आपका कर्क रेखा पर स्थित देश पूछा जाएगा, तो इसमें हवाई द्वीप, वेस्टर्न सहारा, बाहमास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखिए। इसके बाद मकर रेखा पर स्थित देश याद रखिएगा, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है 40,075 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतरण सबसे कम पाया जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में इसने भारत का भ्रमण किया था। अब याद रखेंगे कि वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ CUK के नाम से लिखा है। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। हुएनसांग के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिनमें ब्राह्मण सर्वोच्च थे। शूद्रों को किसान कहा था। उसके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे। हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। इनका कार्यकाल 606 से 647 ईस्वी था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हुएनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, जो हर्ष के उपाधि परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्रपथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, माहेश्वर आदि स्पष्ट हो जाता है। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। याद रखेंगे बाणभट्ट भारत के हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना किया। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना हर्ष के द्वारा किया गया। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। चलिए क्वेश्चन 10 है, लिखा है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था।
उन्होंने क्रांति का नारा 18 मार्च 1974 को दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति शामिल थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में दिवाली की रात में जेल से फरार हो गए तथा नेपाल चले गए। नेपाल में उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया और भूमिगत होकर आंदोलन को सक्रिय रखा। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा, जिला सारण, बिहार में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को 76 वर्ष की अवस्था में हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज इसका पार्ट 1 डिस्कस किया है। तो पार्ट 1 यहाँ पर आपका होता है। पार्ट 2 में इसका टोटल क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप लोग कमेंट में आज ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में। ये आपका जो प्रीवियस ईयर का बिहार एसएससी का क्वेश्चन है, आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में कंटिन्यू आप लोग ज़रूर लिखिए, ताकि इसका हर एक सेट प्रतिदिन कंटिन्यू करें और आप लोग आसानी से पूरे फैक्ट्स के साथ इस सेट का एक एक पॉइंट्स आप लोग कवर कर पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।